हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इकोनॉमिक्स मास्टर। तो आज हम चैप्टर 6 मैक्रो इकोनॉमिक्स में बैंकिंग चैप्टर अच्छे से समझेंगे, जो कि पार्ट ए है, जिसमें मैंने टॉपिक्स लिए हैं। फर्स्ट, मनी क्रिएशन बाय commercial banks; second, the central bank and its functions; and the last is difference between central bank and commercial banks. नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी की बात करेंगे, कैसे सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। तो चलिए इस पार्ट ए को स्टार्ट करते। कमर्शियल बैंक्स की हम जब बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक्स आर द सप्लायर ऑफ मनी एंड मनी को क्रिएट भी करती हैं अपने टोटल डिपॉजिट से, जिसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स के पास इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेसेस अपना कैश डिपॉजिट करते हैं, प्लस जो बैंक लोन के तौर पे कमाती है, दोनों के डिपॉजिट्स को मिला के डिमांड डिपॉजिट क्रिएट होता है। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझेंगे। बट यहाँ पर यह जानना इंपॉर्टेंट है कि कमर्शियल बैंक का काम हमारी करेंसी को इशू करना नहीं है, क्योंकि ये रोल आरबीआई का होता है। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय बैंक्स। अब बैंक्स कैसे मनी क्रिएट करती हैं? पहला तो प्राइमरी डिपॉजिट्स, जो बैंक के पास लोगों का पैसा आता है, विच इज नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट्स, प्लस बैंक जो लोन देके पैसा कमाती हैं, दैट इज सेकेंडरी डिपॉजिट्स, जिसको हम डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। इन दोनों डिपॉजिट्स को हम जब सम अप करते हैं तो ये कमर्शियल बैंक्स के डिमांड डिपॉजिट्स कहलाए जाते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स ज्यादा होते हैं उनके इनिशियल डिपॉजिट से, जो कि कैश रिजर्व्स होते हैं। जितना भी इनिशियल डिपॉजिट आता है उसमें से वो कितना कर पा रहे हैं, क्रेडिट सप्लाई, मनी सप्लाई, उस टोटल मनी सप्लाई को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, जो हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। डिमांड डिपॉजिट्स को हम बैंक मनी भी बोलते हैं, जो कि 1 मार्कर के क्वेश्चन में आ सकता है। क्रिएशन ऑफ मनी। अब हम सिंपल इलिस्ट्रेशन से समझेंगे बैंक कैसे मनी को क्रिएट करती है। सो राउंड 1 में जब बैंक के पास डिपॉजिट आती है 1000 की, तो वो लोन 900 ही दे पा रही है, क्योंकि कुछ कैश रिजर्व उसे आरबीआई के पास रखना है, जो कि 1000 का 10% है, दैट इज 100। तो वो 900 ही दे पा रही है। फिर उसके पास जब 900 आते हैं तो वो लोन 810 का दे पा रही है, क्योंकि 900 का 10% उसने एज अ कैश रिजर्व रख दिया है, दैट इज 90। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे सारे एक्सेस रिजर्व्स एग्जॉस्ट ना हो पाए। जितना हमारा इनिशियल डिपॉजिट था उतने हमारे टोटल कैश रिजर्व ना हो पाए, जितना है 1000, तब तक ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। तो इस केस में जो डिमांड डिपॉजिट बैंक्स के पास होता है, इनका समेशन वो होता है 10,000। सो विद इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ ₹1000, कमर्शियल बैंक इससे डिमांड डिपॉजिट जितना मेक कर पा रही है वो है ₹10,000। सो डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला होता है 1/CRR इंटू कैश रिजर्व्स। 1/10% हमने CRR लिया है, इंटू कैश रिजर्व जो इनिशियल डिपॉजिट है, दैट इज 1000, या हम कैश रिजर्व का सम अप भी कर सकते हैं, दैट इज 1000 इंटू डिमांड डिपॉजिट 10,000 रुपीज निकल के आता है। तो ऐसे ही मनी क्रिएशन होता है मार्केट में। अब मनी जो क्रिएट होती है कमर्शियल बैंक के थ्रू, वो 2 प्रिंसिपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, जितना कैश बैलेंस, अगर कैश बैलेंस बैंक के पास ज्यादा है तो उसकी कैपेसिटी मनी क्रिएट करने की बढ़ जाएगी। सेकंड है कि अगर जितना CRR हायर होता है, आरबीआई बोलती है कि आपको 10% नहीं अब 15% हमें देना है, तो बैंक्स के पास फिर उससे कम पैसे बचते हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है मनी क्रिएट करने की वो कम हो जाती है। अब CRR के अलावा भी बैंक अपने पास एक्सेस रिजर्व रख सकती है, जिसे हम वॉल्ट कैश भी बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर बैंक का एक्सेस रिजर्व जो कि वॉल्ट कैश, अगर वो अपना इंक्रीज करते हैं तो वो मनी की क्रिएट करने की कैपेसिटी अपनी कम करते हैं। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ पा रहे होंगे। सो कैश रिजर्व रेशियो
इसीलिए हम लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं, क्योंकि आरबीआई की तरफ से उनको लीगली फॉलो करना पड़ता है। तो ये 1 मार्कर के क्वेश्चन में आएगा कि एलआरआर इज नोन एज व्हाट? तो इट इज सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर से हम देख पाते हैं कि कमर्शियल बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकती हैं। सो क्रेडिट मल्टीप्लायर की हम अब बात करेंगे। द नंबर ऑफ टाइम्स द कमर्शियल बैंक्स कैन गिव क्रेडिट पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व्स विद आरबीआई। सो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1/CRR। K को हम क्रेडिट मल्टीप्लायर बोल रहे हैं। एग्जाम्पल CRR हमने 10% लिया है, तो हम कितने बार क्रेडिट मल्टीप्लायर क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं? दैट इज 1 में 0.10 इज इक्वल टू 100/10, 10 टाइम्स हम क्रिएट कर पा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल CRR भी हमें दिया हुआ है और यहाँ पर कैश रिजर्व भी हमें दिया हुआ है, मतलब K हमें गिवन है। सो इससे हम 1 लाख मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ, दैट इज सेंट्रल बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इट इज एपेक्स बैंक, ये बड़ी बैंक है जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। इट इज सोल एजेंसी, ये इकलौती बैंक है जो नोट इशू करती है। इसके पास अथॉरिटी है नोट इशूइंग की, और ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में। इसी से ही हम इसके फंक्शंस के बारे में भी बात करते हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, second is banker to the government, third is bankers bank and supervisory role, lender of the last resort, fifth is custodian of foreign exchange, sixth is clearing house function and the last is control of credit, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने जाएंगे, जो कि पार्ट बी है कि what are the credit control measures by RBI. बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, द करेंसी अथॉरिटी फंक्शन आरबीआई के पास है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये बैंकर की तरह एक्ट करती है क्योंकि गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ये मैनेज करती है। एजेंट्स कैसे? क्योंकि ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज को बाय या सेल करती है। एडवाइजर इसलिए है क्योंकि ये पॉलिसीज फ्रेम करती है मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। बैंकर्स बैंक कैसे है? क्योंकि ये कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है और उन्हें लोन भी देती है। सुपरवाइजरी रोल इसका ऐसे है कि ये देखती है कि सारे कमर्शियल बैंक्स इसके रूल्स यानी कि डायरेक्टिव्स को फॉलो कर रहे हैं, जो कि रिलेटेड है सीआरआर एंड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से, SLR से। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जब कमर्शियल बैंक्स को इमरजेंसी होती है तो लास्ट में आरबीआई इनकी हेल्प करता है और मनी मार्केट को स्टेबल भी करता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहां पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी आरबीआई अपने पास रिजर्व करके रखता है फॉरेन एक्सचेंज, ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज को सेल या परचेज करके हमारी डोमेस्टिक करेंसी को स्टेबल कर सके। सो यहाँ पर सेलिंग एंड परचेजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज्ड फ्लोटिंग भी कहा जाता है, जो कि आपसे 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जितने भी कमर्शियल बैंक्स के पास चेक आते हैं वो आरबीआई के थ्रू क्लियर होते हैं। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर जब हमारे मार्केट में महंगाई होती है या फिर मंदी आती है, लोगों के पास जब पैसे नहीं होते, दैट इज नोन एज डिफ्लेशन। तो कैसे ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, तो इसकी हमने बात की है। सो अब हमने सेकेंड टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं फाइनल टॉपिक की तरफ, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। हमने सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स को एक एक करके जाना है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस की बात करने वाले हैं। सेंट्रल बैंक, इट इज एपेक्स बैंक which accept deposits from the commercial bank and उनको लोन भी देता है। कमर्शियल बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और उन्हें लोन भी देता है। सेकेंड, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल मनी सप्लाई करता है।
एंड कमर्शियल बैंक बस उस मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करता है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है। कैसे? बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इट इज नोट इशूइंग अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल बैंक, और इसलिए इसे करेंसी अथॉरिटी ऑफ कंट्री भी कहा गया है। बट कमर्शियल बैंक्स नोट इशूइंग अथॉरिटी नहीं है और इसीलिए इनको करेंसी अथॉरिटी नहीं बोला गया। ये इकोनॉमी की ग्रोथ एंड उसकी स्टेबिलिटी पे फोकस करता है कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे। अगर इन्फ्लेशन है तो कैसे उसे अपना क्रेडिट कंट्रोल करना है, मनी की सप्लाई करनी है। कमर्शियल बैंक्स बस अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। लास्ट है, सेंट्रल बैंक्स के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं ताकि ये हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को ऊपर या नीचे स्टेबल कर पाए। Commercial banks is not a custodian of foreign exchange reserves, but ये डील करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, सेल एंड परचेज में, जो कि प्रॉफिट के लिए ही ये लोग करते हैं। सो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है, और आप मेरी आने वाली वीडियोस पे आने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।